तो कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के शमन यानी कि तांत्रिक से, जिनका नाम है रिम और पोंगिल। दोनों साउथ कोरिया से यूएसए पाक नाम की अमीर फैमिली को मिलने जा रहे थे, क्योंकि पाक फैमिली का न्यूबॉर्न बेबी किसी अनजान बीमारी से जूझ रहा था। अब डॉक्टर को बीमारी का नहीं पता कि बच्चे को क्या हुआ, इसलिए पाक फैमिली ने साउथ कोरिया से दोनों शमन को बुलाया। लेकिन बच्चे की मां हैना इसके खिलाफ थी, क्योंकि उसे दोनों ढोंगी लग रहे थे। बच्चे पे रिचुअल करने के बाद रिम को ब्लैक स्पिरिट के होने का एहसास होता है, जिससे वो बच्चे की बीमारी को समझ आती है। वो पाक फैमिली को कहती है कि बच्चे को जो बीमारी है, ये बीमारी उसकी ब्लड लाइन में फादर या फिर ग्रैंडफादर को थी। और ये सुन के पाक फैमिली का बटलर कहता है कि ये बीमारी पाक फैमिली के ग्रैंडफादर को थी। और ये सुन के हैना को दोनों पे भरोसा हो गया। अब इसके बाद दोनों को पाक फैमिली के घर बुलाया जाता है, जहां रिम का वॉइस ओवर हमें ये बताता है कि दुनिया में डार्क पावर एग्जिस्ट करती हैं, और जो लोग इनमें बिलीव करते हैं वो इन्हें घोस्ट, डीमन, गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर के नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे हमें पाक फैमिली के बटलर से उनके बिजनेस के बारे में पता चलता है कि ये लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये फैमिली यूएसए और साउथ कोरिया के अमीर लोगों में से एक है। रिम की मुलाकात पाक फैमिली के वंश पाक योंग से होती है, जो कि बच्चे के पिता हैं। पाक फैमिली की थोड़ी हिस्ट्री बताने के बाद योंग उन्हें कहता है कि मेरे भाई ने मेंटल हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया था और मुझे दर्द भरी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। मेरे पिता भी बीमार रहते हैं, यानी कि कुल मिला के कहूँ तो पाक फैमिली में अशांति है। फैमिली की हिस्ट्री बताते समय योंग को डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दोनों को कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा गला घोट दिया। रिम योंग को बता देती है कि मुझे आपके घर में आपके ग्रैंडफादर की शैडो दिखी, उनके ग्रेवयार्ड की हवा मुझे आपके घर के आसपास दिखी, और ऐसा तब होता है जब आपके पूर्वज ग्रेवयार्ड में अनकंफर्टेबल हों। अब यहाँ पे रिम ने योंग को बता दिया कि हमें आपके ग्रैंडफादर की ग्रेव को चेंज करके क्रिमेशन करना होगा, पर इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। योंग इसके लिए ढेर सारे पैसे देने को रेडी था, क्योंकि योंग के लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं। अब इसके बाद हमें फेंगशुई मास्टर किम और यंग को दिखाया जाता है, जो कि रॉयल फैमिली की ग्रैंड माँ की ग्रेव को निकालते हैं। किम ग्रेव की एनर्जी को चेक करके कहते हैं कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन ग्रैंड माँ फैमिली के बेटे और उसकी माँ को क्यों हॉन्ट कर रही है। ये जानने के लिए किम कॉफिन को रीओपन करते हैं, जहां थोड़ी सी सर्च करने के बाद वो फैमिली को कहते हैं कि फैमिली में से किसी ने ग्रैंड माँ के दांतों को अपने पास रखा है, उसी कारण वो सपने में हॉन्ट कर रही है। और तभी बच्चा रोते हुए कहता है कि मेरे पास ग्रैंड माँ के दांत हैं। ग्रैंड माँ की कोई भी आखिरी निशानी मेरे पास नहीं थी, इसलिए याद के तौर पे मैंने उनके दांत रख लिए। पर किम उसे समझाते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को इसकी जरूरत है। फैमिली की समस्या सुलझाने के बाद किम हमें ये कहते हैं कि हम लोग मिट्टी, पानी और हवा से बने हैं, और मरने के बाद हम उसी में समा जाते हैं, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि किम और यंग क्या काम करते हैं। इंसान मरने के बाद भी किसी ना किसी परेशानी में रहता है, जिस कारण वो अपनी ब्लड लाइन के जिंदा लोगों को परेशान करता है, ताकि वो लोग उसकी परेशानी को दूर कर सकें। और ये परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, और उन्हीं परेशानियों को दूर करने का काम किम और यंग करते हैं। ये दोनों ग्रेव की एनर्जी को स्टडी करके समस्या का समाधान बताते हैं। अब इन दोनों को दिखाने का मकसद ये था, क्योंकि ये दोनों पाक फैमिली की मदद करेंगे। रिम और पोंगिल किम और यंग के पास आते हैं, और दोनों को देख किम और यंग हंसने लगते हैं कि तुम्हें देख के पैसों की खुशबू आने लगी। किम और यंग समझ गए थे कि अचानक से दोनों का आना मतलब कोई ना कोई बड़ा काम है, जिसके ढेर सारे पैसे मिलेंगे। दोनों पाक फैमिली की समस्या बताते हैं कि उनके घर के आसपास ग्रैंडफादर की ग्रेवयार्ड की हवा थी, जिसने पूरी फैमिली में अशांति फैला रखी है। उनका न्यूबॉर्न बेबी काफी बीमार है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और इसके लिए ढेर सारे पैसे मिलेंगे। योंग की आंट उसे कहती है कि हमें ग्रेव को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। पर योंग फैसला कर चुका था, क्योंकि उसकी फैमिली और बच्चा पेन में थे। थोड़े दिन बाद पाक फैमिली साउथ कोरिया पहुंचती है, जहां किम योंग को कहते हैं कि ग्रेव खोलने से पहले मुझे आपके ग्रैंडफादर की रेपुटेशन और प्रोफेशन के बारे में जानना है। पर योंग इनकार कर देता है कि मैंने ढेर सारे पैसे आपको इसी चीज के दिए हैं। कॉफिन को बिना खोले और कॉफिन के साथ ग्रैंडफादर की क्रिमेशन कर दो।
लेकिन किम उसे कहते हैं कि हमें सबसे पहले सरकारी ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि हम जो करने वाले हैं ये लीगल तरीके से किया जाता है और कॉफिन को खोल के ही पता चलेगा कि समस्या क्या है। पर योंग किम को कहता है कि बिना कॉफिन को खोले क्रिमेशन कर दो। किम इसके लिए रेडी तो नहीं थे, लेकिन ग्रेव खोलने से पहले वो किसी तरह का प्रॉमिस नहीं कर सकते। वो ग्रेव को देख के ही फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। ग्रेवयार्ड के रास्ते में किम को बगुशा टेम्पल दिखता है, जो कि ग्रेव की लोकेशन के आसपास था। योंग के ग्रैंडफादर को जहां दफनाया गया था वहां किम को डार्क पावर्स महसूस हो रही थी। आसपास के एरिया में काफी नेगेटिविटी थी और ग्रेव के आसपास उन्हें ढेर सारी फॉक्स का झुंड दिखता है, जिनका ग्रेव के पास होना अपशगुन माना जाता है। ग्रैंडफादर की ग्रेव नॉर्थ कोरिया की सीमा पर थी और ग्रेव को देख के लग रहा था कि यहाँ पे काली शक्तियों का वास है, जिन्हें किम अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। ग्रैंडफादर की ग्रेव पे नाम की जगह नंबर लिखे थे, जिसके बारे में किम योंग से पूछते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडफादर को दफनाने के लिए किसने बोला। योंग किम को कहता है कि ग्रैंडफादर ने देश के लिए काफी कुछ किया और उस समय के मॉन्क ने ग्रैंडफादर के लिए ग्रेव ढूंढी। मॉन्क का नाम गिजोने था और ग्रेव पे नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उस समय ग्रेव रॉबर्स रॉयल फैमिलीज की ग्रेव को लूट लेते थे और इसी कारण ग्रेव को मॉन्क ने सिंपल रखा। पर ग्रेव को देख किम गहरी सोच में पड़ जाते हैं। रिम और बाकी सब उनसे क्रिमेशन की डेट पूछते हैं कि कौन सी डेट रखें, पर किम किसी की बात पे ध्यान नहीं देते। वो योंग को कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये सुन के तीनों गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि किम ने ढेर सारे पैसों को लात मार दी। किम सबको कहते हैं कि मैं ये काम 40 साल से कर रहा हूँ, पर ऐसी ग्रेव मैंने पहली बार देखी। ये जगह शरापित है, अगर यहाँ पे किसी को दफनाया तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। पर योंग किम को इमोशनल ब्लैकमेल करके मदद मांगता है कि मेरे बच्चे की मदद करो, मैं पहले अपने 2 बच्चे खो चुका हूँ। पर किम उसे कहता है कि अगर हमने वहां की ग्रेव को छेड़ा तो क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन रिम सबको कहती है कि हम लोग रिचुअल की मदद से ग्रेव को सेफली ओपन करेंगे। फिर दूसरे दिन ग्रेव के पास रिचुअल किया जाता है, जहां योंग की आंट यानी कि ग्रैंडफादर की बेटी पहुंचती है। अब रिचुअल के बीच कॉफिन को ढूंढ लिया जाता है और कॉफिन के डिजाइन को देख किम गहरी सोच में पड़ जाते हैं। ये दिखने में तो रॉयल फैमिली का कॉफिन लग रहा था, पर इस पे डिजाइन स्नेक का था, जो कि धर्म के हिसाब से अपशगुन माना जाता है। किम आंट को ध्यान से देखते हैं और आंट के चेहरे को देख किम समझ जाते हैं कि इसमें कोई ना कोई राज छुपा है। कॉफिन निकालने के बाद किम वहां पे 100 वॉन का सिक्का फेंक देते हैं और ये सिक्का चॉइसर की एडमायरल मूवी का रेफरेंस है। कॉफिन को क्रिमेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद ग्रेव डिगर ग्रेव की सफाई कर रहे थे और तभी चैंग नाम के आदमी को स्नेक दिखता है, जिससे डरकर वो स्नेक को मार देता है। पर यह कोई मामूली स्नेक नहीं था, ये मॉन्स्टर न्यूरोना था। मरने के बाद न्यूरोना की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। न्यूरोना यहाँ पे कैसे पहुंची तो ये हमें आगे पता चलेगा। मॉन्स्टर स्नेक के मरते ही बारिश आना शुरू हो जाती है और बारिश में क्रिमेशन नहीं की जाती, इसे अपशगुन माना जाता है। किम योंग को कहते हैं कि बारिश में क्रिमेशन नहीं की जाती, हमें मौसम ठीक होने का इंतजार करना होगा। कॉफिन को यंग अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में रखवा देता है कि बारिश खत्म होने के बाद हम लोग क्रिमेशन कर देंगे। ये रॉयल फैमिली का कॉफिन है, इसलिए ध्यान रखना। किम उसी बुगुशा टेम्पल में मॉन्क ली को मिलते हैं, जो कि किम को बताते हैं कि इस टेम्पल को 100 साल पहले वॉन नाम के मॉन्क ने बनाया था। किम ली से गिजुने मॉन्क के बारे में पूछते हैं, क्योंकि गिजुने मॉन्क के बारे में किम को योंग ने बताया था। ली उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे 100 साल पहले कोरिया की रॉयल फैमिली को दफनाया जाता था, लेकिन ग्रेव रॉबर्स ने कॉफिन को लूटना शुरू कर दिया और उस समय की सरकार ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो कुछ लोग नॉर्थ कोरिया भाग गए और कुछ लोग पकड़े गए। उनके औजार अभी तक टेम्पल के अंदर हैं। किम ली को बता देते हैं कि हमने रिसेंटली शाही कॉफिन को ढूंढा, हमने उसे ग्रेव से बाहर निकाल लिया। अब यंग के दोस्त के दिल में कॉफिन को लेके लालच आ गया कि कॉफिन में खजाना होगा, इसलिए यंग को खाना खाने के लिए भेज के वो कॉफिन से खजाना लूटने की कोशिश करता है। पर तभी रिम और बोंगिल आ जाते हैं और इससे पहले वो उसे रोक पाते कॉफिन खुल चुका था, जिससे ग्रैंडफादर की स्पिरिट आजाद हो जाती है। रिम किम को बता देती है कि ग्रैंडफादर की आत्मा आजाद हो चुकी है। जब आत्मा रिम के पास से गुजरी तो रिम ने महसूस कर लिया था कि ग्रैंडफादर काफी गुस्से में हैं, मतलब सब लोग ग्रैंडफादर की स्पिरिट
अपने बेटे को विंडो खोलने को कहती है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, यानी कि स्पिरिट ने अनुमति मांगी है। अगर बेटे ने विंडो खोल दी तो ग्रैंडफादर की स्पिरिट अंदर आ जाएगी। अंदर घुस के ग्रैंडफादर सबसे पहले ढेर सारा खाना खाते हैं क्योंकि वो 100 सालों से भूखे थे। इसके बाद ग्रैंडफादर अपने बेटे को जान से मार देते हैं कि 100 सालों से मैं भूखा था और तुम लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हो। बेटे को मारने के बाद वो फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी मार देते हैं। अब इसके बाद ग्रैंडफादर की आत्मा योंग को हॉन्ट करती है, जिसके बाद हम रिम, बोंगिल और यंग को देखते हैं जो कि रिचुअल से ग्रैंडफादर की आत्मा को बोंगिल की बॉडी में बुलाते हैं, जो कि रिम को कहता है कि मैं मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, और ये बोल के ग्रैंडफादर की आत्मा चली जाती है। शिन शिफ्ट होके योंग की तरफ मुड़ता है जो कि काफी डरा हुआ था। उसे किम की कॉल आती है कि कॉफिन गलती से खुल गया, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और तभी योंग के रूम का डोर नॉक होता है और दरवाजे की दूसरी साइड किम थे। ये देख योंग काफी डर जाता है कि किम से तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। फोन पर किम उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर की आत्मा है, गेट मत खोलना, तुम विंडो खोल के मेरे आने का इंतजार करो। डर के मारे योंग विंडो को खोल देता है और विंडो खुलते ही किम जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि फोन किया था ग्रैंडफादर की आत्मा ने। विंडो खुलते ही वो अंदर आ जाते हैं। किम जैसे तैसे योंग के रूम में घुसते हैं जहां योंग को ग्रैंडफादर ने पोजेस कर लिया था। पोजेशन में योंग कहता है कि अपनी भक्ति जापानीज एम्पायर को नौछावर कर दो। ये बात सुन के किम समझ आते हैं कि कोरिया पर जब जापान रूल कर रहा था तो योंग के ग्रैंडफादर जापान के साथ मिले हुए थे, उन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया। किम ग्रैंडफादर को देख लेते हैं जो कि योंग को मारने से पहले किम को कहते हैं कि फॉक्स ने टाइगर की स्पाइन को तोड़ दिया। ये कहने के बाद ग्रैंडफादर योंग को मार देते हैं। रिम और यंग कॉफिन लेके क्रीमेशन के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। योंग के मरते ही ग्रैंडफादर बच्चे को भी मार देगा। किम जल्दी से योंग की आंट को फोन करते हैं कि हमें आपके पिता की क्रीमेशन करनी होगी, उन्होंने योंग को मार दिया, अगर इसी समय कॉफिन को नहीं जलाया तो उनकी आत्मा बच्चे को भी मार देगी। ये सुन के आंटी क्रीमेशन करने की परमिशन दे देती है और इससे पहले ग्रैंडफादर बच्चे को मारते क्रीमेशन की वजह से ग्रैंडफादर को मुक्ति मिल जाती है, जिससे बच्चे की जान बच जाती है। ग्रैंडफादर को मुक्ति मिलते ही पाक फैमिली की जान बच जाती है, पर कई ऐसे सवाल हैं जिन्होंने किम को सोचने पर मजबूर कर दिया। कॉफिन पे स्नेक का डिजाइन और ग्रैंडफादर की ग्रेव ऐसी जगह पर क्यों थी, तो ये सवालों के जवाब आपको जल्दी मिलेंगे। तो ग्रैंडफादर की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद किम जाके चैंग को मिलते हैं जिसने न्यूरोना मॉन्स्टर को मारा था। मॉन्स्टर को मारने के बाद चैंग काफी बीमार रहने लगा, उसे हर जगह स्नेक्स दिख रहे थे। वो किम को कहता है कि स्नेक मॉन्स्टर को ग्रेव से निकाल के बरी कर दो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। न्यूरोना मॉन्स्टर को देख किम काफी डर जाते हैं क्योंकि ये सब उन्होंने पहली बार देखा। और तभी किम को एक और कॉफिन मिलता है जो कि वर्टिकल कंडीशन में और ग्रैंडफादर के कॉफिन के नीचे था। किम सबको वार्निंग देती है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, ये कॉफिन मुझे श्रापित लगता है। पर किम इसके बारे में पाक फैमिली को इन्फॉर्म कर चुके थे क्योंकि हो सकता है ये कॉफिन उन्हीं के किसी फैमिली मेंबर का हो। जब कॉफिन को बाहर निकाला जाता है तो आसपास की फॉक्स डर के भाग जाती हैं, मानो जैसे काली शक्तियां आजाद हो गई। कॉफिन को लेके किम बगुशा टेम्पल पहुंचते हैं और कॉफिन को देख ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किम ली को कहते हैं कि पाक फैमिली आने वाली होगी, हमें थोड़ी देर रुकने की परमिशन चाहिए। कॉफिन के आसपास रिम ने चावल और घोड़े के खून से रिचुअल कर दिया ताकि स्पिरिट कॉफिन के अंदर रहे। कॉफिन को देख आंट काफी डर जाती है कि इस कॉफिन को मैं नहीं जानती, ये मेरे पिता की कब्र के नीचे कैसे पहुंची। अब यहाँ पे किम आंट को कहते हैं कि आपके पिता ने जापानीज के साथ मिलके देश को धोखा दिया था और इसी कारण योंग ने मुझे ग्रैंडफादर के बारे में नहीं बताया। आंट किम को कहती है कि मेरे पिता जापानीज के प्रति ईमानदार थे, पर ईमानदार होने के बावजूद भी उन्होंने ग्रेव को ऐसी जगह क्यों बनाया मुझे नहीं पता। ग्रैंडफादर को गिजोने नाम के जापानीज मॉन्क ने बरी किया था और उसका असली नाम मोराइमा जुंजी था। जोशियन डायनेस्टी के 8 प्रोविजन उसकी मुट्ठी में थे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में मुगल डायनेस्टी थी, उसी तरह कोरिया में जोशियन डायनेस्टी थी। अब आंट सबको ये बोल के चली जाती है
कि इस कॉफिन की जिम्मेदारी आप संभालो। योंग ने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, मैं सारे पैसे भेज दूंगी। नीरोनो मॉन्स्टर को बरी करने के बाद किम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कल सुबह कॉफिन की क्रिमेशन कर देंगे। अब इसके बाद रिम अपने मास्टर से मुराइमा जुंजी यानी कि गिजोने के बारे में पूछती है। मास्टर रिम को कहती है कि हमारे जो मास्टर थे वो गिजोने मॉन्क से मिल चुके हैं। गिजोने काफी पावरफुल था, उसे जैपनीज फॉक्स डीमन के नाम से जाना जाता था। उसे ब्लैक मैजिक की बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। गिजोने के बारे में जानकर रिम अपनी ग्रैंडमा की स्पिरिट से मदद मांगती है कि मुझे आपका साथ चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेव के आसपास इतनी सारी फॉक्स क्यों थी, क्योंकि वो सब फॉक्स डीमन यानी कि गिजोने को रिप्रेजेंट कर रही थी। ली को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिन्हें चेक करते ही ली की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद ली की स्पिरिट बोंगिल की छाती पे चैंटिंग करने लगती है कि उसने मेरे लीवर को निकाल लिया। बोंगिल समझ आता है कि ली मर चुके हैं और ली की स्पिरिट उसे वार्निंग देने आई थी। बोंगिल को पास के फार्म में विशाल और खूंखार स्पिरिट दिखती है, जिसकी हाइट कम से कम 10 फुट की थी। वो फार्म के एनिमल्स और लोगों को बेरहमी से मार रहा था। रिम और बोंगिल कॉफिन को देख के समझ आते हैं कि हम लोगों ने रिचुअल गलत कर दिया। हम छत को भूल गए थे, जिस कारण मॉन्स्टर स्पिरिट छत को फाड़ के आजाद हो गई। रिम को कॉफिन में समुराई का हेलमेट मिलता है और तभी गेट पर वही स्पिरिट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका आकार देख के रिम की सांसें थम जाती हैं। मॉन्स्टर रिम को कहता है कि क्या अंदर इंसान है? मैं अपना हेलमेट लेने आया हूँ। रिम उसे कहती है कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, मैं आपकी सेवक हूँ मास्टर। पर मॉन्स्टर रिम को छत से देख लेता है कि ये तो इंसान है। रिम डर के भाग जाती है और इससे पहले मॉन्स्टर उसे मार पाता, बोंगिल बीच में आके उसे रोक लेता है और पहली बार सब लोग असली मॉन्स्टर के दर्शन करते हैं। ये लोग कई सालों से स्पिरिट से बात कर रहे थे, लेकिन आज इनका सामना असली स्पिरिट मॉन्स्टर से हुआ। बोंगिल को अपना गुलाम बना के मॉन्स्टर ने फेंक दिया था, लेकिन इसमें बोंगिल काफी जख्मी हो गया था और इससे पहले वो रिम को मारता मुर्गे ने बांग दे दी, यानी कि सुबह हो चुकी है। फायर की फॉर्म में आके स्पिरिट मॉन्स्टर चला जाता है, पर जाने से पहले वो सबको डरावने अदृश्य दिखाता है। हॉस्पिटल में बोंगिल को बचा लिया गया था, पर उसकी कंडीशन काफी खराब थी। किम सबसे माफी मांगते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ। रिम उसे कहती है कि सोल बिना बॉडी के कुछ नहीं होती। सोल को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए, लेकिन हमने जो पिछली रात देखा वो काफी पावरफुल डार्क स्पिरिट थी। ये सब कोरिया में नहीं होते, वो कुछ और ही था। पर वो पाक फैमिली की ग्रेव में कैसे? अब यहाँ पे रिम इतना तो समझ चुकी थी कि जिससे वो लोग फाइट करने वाले हैं वो कोई आम स्पिरिट नहीं है। किम को बगुशा टेम्पल से ग्रेव रॉबर्स के दस्तावेज और औजार मिलते हैं। दस्तावेज में ग्रेव रॉबर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी, जिन्हें पढ़कर किम उसी जगह पर पहुंचते हैं। पर किम को ग्रेव से क्या चाहिए, तो ये हमें आगे पता चलेगा। बोंगिल खतरे से तो बाहर था, पर अटैक के कारण वो स्पिरिट मॉन्स्टर की पोजीशन में आ गया, यानी कि बोंगिल उसका गुलाम बन चुका है। रिम अपनी बहनों की मदद से रिचुअल करती है, जहां बोंगिल अपने मास्टर को प्रेज करता है कि मेरे मास्टर 10,000 आदमियों को मार के डिवाइन एंटिटी बन चुके हैं। रिम बोंगिल से उसके मास्टर का पता पूछती है कि मुझे वो कहाँ मिलेगा, और तभी बोंगिल वही नंबर्स की चैंटिंग करने लगता है जो कि ग्रैंडफादर की ग्रेव पे लिखी थी। बोंगिल कहता है कि मेरे मास्टर उसी जगह की सुरक्षा करते हैं, और तभी हम किम को देखते हैं जो कि ग्रेव के उन्हीं नंबर की मदद से एक लोकेशन में खुदाई करने लगते हैं, जहां उन्हें वही मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि वर्टिकल कंडीशन में सो रहा था, यानी कि ये नंबर इस मॉन्स्टर की लोकेशन है। अब इसके बाद रिम अपनी बहनों को कन्विंस करती है कि बोंगिल को जैपनीज स्पिरिट ने पोजेस कर लिया, हमें किसी भी हालत में बोंगिल को बचाना होगा। किम दोनों को कहते हैं कि योंग को जब उसके ग्रैंडफादर ने पोजेस कर लिया था तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि फॉक्स टाइगर की स्पाइन को तोड़ देगा। टाइगर यानी कि कोरिया और फॉक्स यानी कि गिजोने। कोरिया एक टाइगर की शेप का है, और जब टाइगर की स्पाइन टूटेगी तो पूरा कोरिया बर्बाद। जापानीज लोग जब कोरिया पे रूल कर रहे थे तो जापानीज कोरिया को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे। उसी तरह गिजोने भी ब्लैक मैजिक की मदद से पूरे कोरिया को बर्बाद करना चाहता था। अब इसके बाद किम कहते हैं कि गिजोने मॉन्क ने उसी ग्रेव में आयरन स्टेक को गाड़ा था, जिसके ब्लैक मैजिक ने कोरिया को 2 हिस्सों में कर दिया। ग्रैंडफादर की ग्रेव नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा पर है। देश का बंटवारा उसी आयरन स्टेक की वजह से हुआ।
तो अगर आपको याद हो तो ग्रैंडफादर की ग्रेव नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा पर थी, यानी कि किम का कहना सही है। अब इसके बाद किम दोनों को नी ग्रेव रॉबर्स की फोटो दिखाते हैं कि ये लोग कोई ग्रेव रॉबर्स नहीं थे, ये गिजोनेमोंग की आयरन स्टेक को निकाल के डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये असल में देशभक्ति कर रहे थे। इन्होंने बाकी सब आयरन स्टेक को निकाल लिया था, लेकिन आखिरी आयरन स्टेक को ये लोग नहीं ढूंढ पाए। गिजोने को अच्छे से पता था कि ग्रेव रॉबर्स रॉयल फैमिलीज की ग्रेव को नहीं लूट सकते, क्योंकि रॉयल फैमिलीज की ग्रेव सेफ जगह पे बनाई जाती हैं, जिसे ढूंढना काफी मुश्किल काम है। और इसी कारण उसने आयरन स्टेक को ग्रैंडफादर की ग्रेव के नीचे दफनाया। पर यंग किम को कहता है कि वहां पे तो आयरन स्टेक होनी चाहिए, फिर मॉन्स्टर कैसे पहुंचा, उसका वहां पे क्या काम। और तभी रिम को बोंगिल की बात याद आती है कि मेरे मास्टर जगह की हिफाजत करते हैं। रिम दोनों को बता देती है कि वो मॉन्स्टर आयरन स्टेक की रखवाली करता है। किम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कोरिया को बचाने के लिए ये लोग आयरन स्टेक को नष्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन को खतरा हो सकता है। आयरन स्टेक ने ऑलरेडी कोरिया के 2 हिस्से कर दिए और आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए आयरन स्टेक को नष्ट करना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि किम को इतना कुछ कैसे पता चला। तो ये सब किम को टेम्पल से मिले दस्तावेज से पता चला। अब यहाँ पे मुसीबत की बात ये थी कि आयरन स्टेक को ये लोग मॉन्स्टर के होते हुए कैसे निकालेंगे। रिम दोनों को कहती है कि वो स्पिरिट काफी पावरफुल है, मैंने वहां पे पुराना पेड़ देखा था, मैं माउंटेन स्पिरिट बन के मॉन्स्टर से बात करूंगी, उससे होगा ये कि तुम दोनों को थोड़ा समय मिल जाएगा और इसी बीच तुम दोनों आयरन स्टेक को निकाल लेना। रिम नोटिस करती है कि स्पिरिट ने बोंगिल को उस जगह टच नहीं किया जहां पे धार्मिक टैटू थे, यानी कि स्पिरिट मरने से पहले काफी धार्मिक थी। ये देख तीनों अपनी बॉडी पे टेम्पररी टैटू बना के उसी जगह पर पहुंचते हैं। मछली का चारा बना के ये लोग मॉन्स्टर को रिम के पास लाएंगे, जहां रिम स्पिरिट बन के मॉन्स्टर को बिजी रखेगी। प्लान के हिसाब से मॉन्स्टर ग्रेव से बाहर निकलता है, जहां रिम उसे सवाल जवाब करके बिजी रखने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर उसे कहता है कि जुंजी उसे जापान से यहाँ लाया, उसे यहाँ की सुरक्षा करनी है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर को जुंजी ने फॉक्स कर्स दिया था, जिस कारण मॉन्स्टर यहाँ से नहीं जा सकता। कर्स की वजह से वो इसी जगह से जुड़ चुका है। स्पिरिट मॉन्स्टर मरने से पहले समुराई वॉरियर था, जिसने 500 साल पहले अपनी तलवार से हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा। मॉन्स्टर रिम को पहचान जाता है और इससे पहले वो रिम को मार पाता, रिम की ग्रैंड माँ मॉन्स्टर को रोक लेती है, जिससे रिम की जान बच जाती है। बात करें यंग और किम की, तो उन्हें आयरन स्टेक नहीं मिलती। यंग डर के भाग जाता है, पर किम अब भी आयरन स्टेक को ढूंढ रहे थे। मॉन्स्टर अपनी लोकेशन पे लेविटेट करने लगा, जिसे देख किम काफी चीजें समझ गए थे कि मॉन्स्टर का कॉफिन वर्टिकल कंडीशन में क्यों था और ये आग का क्या चक्कर है। मॉन्स्टर किम को अपना नौकर बनने की ऑफर देता है कि नहीं तो मैं तुम्हारा लीवर निकाल लूंगा। मॉन्स्टर जब किम का लीवर निकाल रहा था तो उसी समय किम के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। आयरन जमीन के अंदर है और आग उसे प्रोटेक्ट करती है, यानी कि आयरन स्टेक यहीं पर है और मॉन्स्टर आग है जो कि आयरन स्टेक की सुरक्षा करता है। मॉन्स्टर किम के लीवर को निकालने वाला था और तभी रिम और यंग उस पे घोड़े का खून डाल देते हैं, जिससे मॉन्स्टर जलने लगा। खून की वजह से समुराई का हेलमेट नष्ट हो जाता है और ये देख किम को रिम की बात याद आती है कि जब किसी सोल को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है वो चीज बर्निंग ऑब्जेक्ट बन जाती है, यानी कि यहाँ पे आयरन स्टेक कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर स्पिरिट थी। स्पिरिट मॉन्स्टर यंग और किम को मारने वाला था और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि गिजोने तांत्रिक ने कैसे समुराई को आयरन स्टेक बनाया। और जब किसी ऐसी चीज को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है तो उसे वर्टिकल कंडीशन में रखा जाता है और इसी कारण स्पिरिट मॉन्स्टर का कॉफिन वर्टिकल कंडीशन में था। किम को ग्रेव रॉबर्स की सर्च याद आती है। बुक में लिखा था कि पानी, लकड़ी, आग और आयरन के ऑपोजिट हैं, पर आग और आयरन से ज्यादा पावरफुल पानी और लकड़ी है। लकड़ी को घोड़े के खून में भिगो के किम स्पिरिट मॉन्स्टर और आयरन स्टेक को नष्ट कर देते हैं, जिससे गिजोने तांत्रिक का कर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है और कोरिया इसके श्राप से मुक्त हो जाता है। बात करें बोंगिल की, तो मॉन्स्टर के मरते ही वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। हालांकि रिम की सिस्टर्स ने उसका पूरा ध्यान रखा। तो कहानी के आखिर में सबकी जान बच जाती है। धीरे धीरे सब लोग हील करने लगे थे, पर ये लोग गिजोने के कर्स को नहीं भूले।
तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल्स के बारे में। तो गिज़ोने ने ग्रैंडफादर की ग्रेव को न्यूरोना कर्स क्यों दिया था? ताकि पूरी फैमिली दुनिया से खत्म हो जाए और किसी को आयरन स्टेक का पता ना चले। ग्रैंडफादर इतना गुस्से में इसलिए थे क्योंकि न्यूरोना कर्स ने उनका जीना मरना हराम कर दिया था। 100 सालों में किसी ने भी उनका हालचाल नहीं लिया, इसलिए कॉफिन से बाहर आते ही उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। कॉफिन पे स्नेक का डिजाइन न्यूरोना कर्स का साइन था। तो पार्क फैमिली ने ग्रैंडफादर की ग्रेव को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि पार्क फैमिली को डर था कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि उनके ग्रैंडफादर ने देश को धोखा दिया था। इससे उनकी फैमिली की बदनामी हो सकती थी और इसी कारण 100 सालों में उन्होंने ग्रैंडफादर की ग्रेव को नहीं छेड़ा। तो गिज़ोने ने बर्निंग आयरन स्टेक क्यों बनाई? क्योंकि ग्रेव रॉबर्स ने बाकी आयरन स्टेक को नष्ट कर दिया था, इसलिए आखिरी आयरन स्टेक को उसने काफी पावरफुल बनाया ताकि आसानी से कोई भी स्टेक को नष्ट ना कर पाए। तो स्पिरिट मॉन्स्टर जब पहली बार कॉफिन से बाहर निकला तो उसने ली को मार दिया था, पर रिम को क्यों नहीं मारा? क्योंकि उस समय रिम के साथ उसकी ग्रैंडमा की स्पिरिट थी। जैसे उन्होंने जंगल में रिम को बचाया, उसी तरह यहाँ भी रिम को ग्रैंडमा की स्पिरिट ने बचाया। गिज़ोने तांत्रिक ने समुराई को आयरन स्टेक इसलिए बनाया क्योंकि समुराई वॉरियर अपने मकसद को लेके जिद्दी होते हैं। वो किसी भी हालत में अपने मिशन को नहीं भूलते और यही एक कारण था कि समुराई को आयरन स्टेक बनाया। और ग्रैंडफादर ने किम को आयरन स्टेक के बारे में इसलिए बताया क्योंकि उन्हें गलतियों का एहसास था। वो कोरिया को जिंदा रहते तो नहीं बचा सके, लेकिन मरने के बाद उन्होंने अच्छा काम किया। तो अगर आपको मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।